नमस्कार दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एक अच्छा इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और फाइनल ईयर में हैं तो आप इस साल एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। कहां पर लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्या है, वो सारा जानकारी लेंगे अभी हम लोग। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और है जो आईबीपीएस क्लर्क में भी था और एसबीआई क्लर्क में भी दिया है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। वो क्या डिफरेंसेस है, जिसका नाम है LLPT, लोकल लैंग्वेज प्रोविजनरी टेस्ट। ठीक है, तो वो क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन बच्चों के लिए, तो एक एक करके सब डिस्कस करेंगे जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है उनके लिए क्या है इसमें। देखिए यहां पर कहता क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो यहां देखो क्या लिख रखा है कि आपका तो ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, लेकिन मान लो कि आप फाइनल ईयर में, तो यहाँ सिंपली लिख चुका है क्लियर कट कि दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई provisionally subject to the condition that if provisionally selected they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31/12/2025। तो यहां पर आपको क्लियर कट कह दिया है कि कोई बात नहीं, अगर आप फाइनल ईयर में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एग्जाम भी दे लीजिए, लेकिन यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट आपका होगा वो रिजल्ट आपका 31/12/2025 से पहले का होना चाहिए। यानी कि अभी आपका चल रहा है अगस्त चल रहा है, तो अभी आप फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम आपका हो जाएगा, लास्ट तक रिजल्ट भी हो जाएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपका या नहीं चाहिए। क्लियर, सिंपल सा बात यह है, मुद्दा यह है कि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है तो आप फॉर्म भरिए। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट होना चाहिए वो 31/12/2025 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, आइए दूसरा बात यहां करते हैं एज का। तो एज का अगर आप बात कीजिएगा तो एज यहां पर दिया हुआ है कि आपका कम से कम 20 साल एज होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 साल तक होना चाहिए। और ये काउंटिंग कहां तक होगा, 1/4/2025 तक होगा आपका काउंटिंग। यहां पर आगे बोला गया कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/4/1997, यानी 2/4/1997 के पहला का अगर आपका जन्मदिन है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा यहां लिखता है एंड नॉट लेटर देन 1/4/2025, यानी अगर 2005, अगर इसके बाद का आपका जन्मदिन है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर से यहां देख लीजिएगा, 2/4/1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/4/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है जनरल के लिए। आगे देखते हैं यहां पर, तो ये तो जनरल का हो गया। यहां से अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में आते हैं तो 28 साल ऐसे आपका एज हो गया और 3 साल और इसमें जोड़ लीजिए, यानी आपके पास टोटल 31 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एसटी एसटी के लिए आपके पास 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 28 और 5 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल, यानी कि जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन इस बार भी दिया हुआ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से, और इसमें एक दे रखा है, देखिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था LLPT का, उसका क्या है वो देख लो। यहां लिखता है क्या, यहां तो पहले आप देखिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या दे रखा है, पहले आपके पास दो ही फेज होता था। एक आपका फेज होता था प्री और मेंस, और देन आप क्वालिफाई करने के बाद आपका रिजल्ट हो गया और आपका जॉब हो गया, आप चले जाइए ज्वाइन के लिए। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार आपके पास 2 फेज नहीं 3 फेज आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके आपको बैंक में नौकरी मिलने वाला है, तब एसबीआई आपको अपने पास बैठाएगा। तो क्या क्या है वो समझ लीजिए। यहां पर पहला चीज है यहां पर कि पहला फेज आपका है प्री का एग्जाम है, जो कि इस तरीके से होगा। एग्जाम में क्या क्या है वो देख लो। यहां पे इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जो हमेशा की तरह रहता है। तो इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का, 20 मिनट आपको मिलेगा पास करने के लिए। मैथ्स का क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 35 क्वेश्चन 35 में मार्क्स के लिए, और ये 20 मिनट आपके पास रहेगा। रीजनिंग का 35 क्वेश्चन 35 नंबर के लिए 20 मिनट, यानी टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होगा 100 नंबर के लिए,
और आपको समय कितना मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा। एक बात का और ख्याल रखिएगा, इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, एसबीआई में नहीं होता है। पिछले साल से लागू किया, 2024 से लागू किया एसबीआई पीओ में, और वो भी प्री में नहीं किया है, केवल मेंस में सेक्शनल कट ऑफ है। तो यहां आपको क्लियर कट है, एसबीआई क्लर्क में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं दे रखा है। नीचे यहां पर लिख रखा है इस टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइम ऑफ, यहां पर लिखा हुआ है। और अगर आप गलती करते हैं, एक क्वेश्चन भी अगर आप गलती करते हैं तो 1/4 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा तो यहां पर आपके पास दे रखा है कि जो प्री का रिजल्ट देगा वो फाइनल जो आपके पास नंबर्स ऑफ वैकेंसी का 10 गुना देगा। यहां क्लियर कट दे रखा है कि जो आपका प्री का रिजल्ट देगा वो मेंस का 10 गुना, जो आपका सीट है उससे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट देगा। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तब आते हैं आप मेंस में। तो मेंस का ये क्या रखा है वो देख लीजिए यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस जो आपका रहेगा वो 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर के लिए, और इसको बनाने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट। इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए और 35 मिनट आपको यहां पर मिलेगा। फिर क्वांट की बात करते हैं तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 50 है और 50 नंबर के लिए 45 मिनट आपको इसको बनाने के लिए मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, हालांकि यहाँ पे कंप्यूटर पूछता नहीं है बट लिख देता है, तो लिखने दो, क्या ही जा रहा है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, मैक्सिमम नाम्स आपको 60 नंबर इसको मिलेगा और 45 मिनट। तो आप कुल जमा कह सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का जो क्वेश्चन उसमें आपको पेन नहीं चलाना है, ठीक है, वो बस पढ़ना है और आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो जिसमें पेन नहीं चलाना है उसके लिए 35 मिनट और 35 मिनट दे रहा है, और जिसके में पेन चलाना है उसके लिए आपको 45 मिनट और 45, यानी मैथ्स में आपको पेन चलाना पड़ेगा तो उसके लिए 45 मिनट दे रहा है, रीजनिंग में पेन चलाना पड़ेगा तो उसके लिए 45 मिनट दे रहा है। ये मेंस का पहले यहीं तक था, इस बार यहां तक है, लेकिन इसमें एक नया ऐड किया इस साल। जैसे आईबीपीएस क्लर्क में ऐड किया था ठीक उसी तरीके से एसबीआई क्लर्क में भी जोड़ दिया। क्या जोड़ा है देखो यहां पर, ये तो 2 क्वालिफाई आप कर लिए, आप फेज 1 फेज 2 क्वालिफाई कर लिए, फेज 3 में क्या है वो देखो यहां, देखो यहां फेज 3 दे रखा है। क्या दे रखा है फेज 3 में, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आप अगर आप पास कर जाते हैं, प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलेगा ही नौकरी, बिल्कुल नहीं। आपको ये जो तीसरा फेज है वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसमें क्या दे रखा है वो देखो, provisionally selected candidates not having studied in class 10th or 12 any of the specified local language of the state applied will have to appear in local language provisionally test. The pattern of the test will be as follows. देखो IBPS क्लर्क में ये चीज नहीं दिया था, वो बस बोला था कि एग्जाम लेंगे, किस तरीके से एग्जाम लेंगे नहीं बताया था। लेकिन एसबीआई क्लर्क आपको बता रहा है कि हम एग्जाम किस तरीके से लेंगे। तो देखो ये अपना सारा कुछ आपको डिटेल में बता दे रहा है। क्या कह रहा है डिटेल में कि हम एग्जाम जो लेंगे उसमें नॉन वर्बल टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव नंबर होगा, 3 पैसेज होगा, 15 क्वेश्चन होगा और 15 नंबर के लिए होगा। फिर बोलता है 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, कितना 3, 15 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर के लिए होगा। तो ये आपका नॉन वर्बल टेस्ट टोटल आपका कितना 15 15 30 नंबर का होगा। और यहाँ पर वर्बल टेस्ट जो आपका होगा यानी कि ओरल आप कह लीजिए, वो आपका 20 नंबर का, यानी आपसे बातचीत भी करेगा लोकल लैंग्वेज का, ठीक है। तो इसको जब आप भरिएगा तो बहुत ध्यान से भरिएगा। और नीचे क्या रखा है, क्या रखा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक इन इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है। यानी कि अच्छा वेटेज ऑफ द मेंस, ये तो पीछे के जैसा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, तो ये वैसे ही रहेगा। आइए यहां तक, अगर आगे बढ़ते हैं, यानी आप इसको ध्यान से समझ लो इस चीज को। यदि आप बिहार से हैं और तमिलनाडु से फॉर्म भर रहे हैं तो तमिलनाडु का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर आप वहां से तमिलनाडु से आप फॉर्म भर दिए हैं और आपको तमिल नहीं आती है तो आपको इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, इससे बेहतर है। लेकिन एक चीज क्राइटेरिया और दे रखा है, क्या क्राइटेरिया दे रखा है कि मान लो कि आप बिहार से हैं और आप महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहे हैं और किसी कारणवश आपके माताजी या पिताजी का जॉब था महाराष्ट्र में, आप वहां पर थे, तो ऑब्वियसली है कि वहां पर जॉब था, आप भी वहां पर थे, तो आप वहां के स्कूल में पढ़े होंगे, तो आपको मराठी आती होगी। और वो मराठी अगर आपका 10th बोर्ड या 12th में कहीं पर भी मेंशन है तो आपको वो टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरे, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरे हैं और मराठी आपके पास नहीं है 10th या 12th बोर्ड में, तो वहां दिक्कत होने वाला है, तब आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, ये इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है।
तो आप जहां से भी फॉर्म भरेंगे वहां का लोकल लैंग्वेज एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और इसमें क्या रखा था, जैसे आईबीपीएस क्लर्क किया था उसी तरीके से यहां पर भी कर दिया है, एसबीआई क्लर्क भी किया। क्या किया है, यदि आप इसमें पास, मान लो कि आप मेंस क्लियर कर लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं किए तो आपका रिजल्ट खत्म हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से कि अगर आप एलएलपीटी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कह रखा है, हाँ देखो यहां पर यही चीज आपको बता रहे हैं, लिखा हुआ है देख लो कि those who qualify for the selection and produce 10th और 12th standard marksheet certificate events having study as special, यानी कि जो लैंग्वेज आप पढ़ चुके हैं 10th या 12th बोर्ड में, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आप फॉर्म भरे हैं वहां का लैंग्वेज अगर आप 10th या 12th बोर्ड में पढ़ चुके हैं तो आपको एलएलपीटी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहां लिख देता कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल बी नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। यानी कि अगर कोई बच्चा एलएलपीटी में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। और नीचे कहता है कैंडिडेट नॉट फाउंड पॉसिबल इन द स्पेसिफाइड ऑफ द लोकल लैंग्वेज विल बी डिसक्वालीफाइड, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको जॉब नहीं मिलने जा रहा है। तो यह है आपका यहां फाइनल सिलेक्शन आपको दे रखा है कि जो ऊपर में क्राइटेरिया हम दे दिए थे उसको आप उसी तरीके से फॉलो होगा, उसी तरीके से ये भराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर से। तो आपके लिए और क्या इंफॉर्मेशन है कुछ इस तरीके का, तो देख लेता हूं मैं। हालांकि वैसा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, एक केवल वही था। अगर पे स्केल का बात करते हो तो आपको इन हैंड मिलने वाला है 46,000 के आसपास मिलने वाला है। लेकिन एक एसबीआई क्लर्क का अगर बात करते हैं, एसबीआई का अगर आप बात कीजिएगा तो आपको अलग से जो अलाउंस होता है वो बहुत ज्यादा मिल जाता है, हाउस रेंट मिल जाता है, आने जाने का मिल जाता है, मतलब अलाउंस साइड से अगर कहिएगा तो आपको ज्यादा मिल जाता है। सैलरी आईबीपीएस क्लर्क का कह लीजिए, एसबीआई क्लर्क का लगभग मिला जुलाकर सेम टू सेम ही है, तो वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 46,000 के आसपास आपको इन हैंड मिलेगा, 46,000। बात करते हैं अगर पेमेंट का, तो पेमेंट का अगर आप बात कीजिएगा, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इससे अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं लगने जा रहा है। लेकिन यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 750 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बाकी जैसे पीछे का था। हाँ, ये लैंग्वेज आप अच्छे से देख लीजिए, ये सेंटर का कह रहा है कि आप जहां से हैं फॉर्म जहां से भरिएगा वहां के सेंटर के बारे में डिस्कशन यहां पर कर चुका है। जैसे अगर आप बिहार से फॉर्म भरे हैं तो आपका सेंटर कहां कहां जाने वाला है आप देख लो, आरा जाएगा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, ये जगह पर आपका सेंटर मिलेगा बिहार से फॉर्म भरिएगा तो इसको ये पूरा नोटिफिकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पूरा पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो ये आपका सेंटर दिया है कि जहां से आप फॉर्म भरिएगा वहां का सेंटर दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं। एक चीज और था वो हम देखकर आपको बता रहे हैं, ये था आपका ये देखिएगा बहुत अच्छे से, ये हर एग्जाम के लिए, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये हर एग्जाम के लिए क्या है वो समझ लीजिए। यहां पर यहां कहता है एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जाम, यानी कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम लोग का आदत क्या है कि प्री क्वालिफाई के लिए एडमिट कार्ड इधर उधर चला गया, कॉल लेटर इधर उधर चला गया, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर आप प्री देकर आए हैं और आपको लगता है कि नहीं हम मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा प्री का उसको बहुत अच्छे से आप सेंटर से घर पर लाइएगा, क्योंकि वो एडमिट कार्ड आपको मांगा जाएगा, वो कॉल लेटर आपको मांगा जाएगा कहां, एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जाम। देखो यहां क्या क्लियर कट कहता है, कैंडिडेट मस्ट बाई ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर विथ ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ एज वेल एज मेंस एग्जाम कॉल लेटर एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जाम। यानी जब मेंस का एग्जाम हो रहा होगा तो आपको प्री का भी कॉल लेटर चाहिए और मेंस का भी कॉल लेटर चाहिए विथ एक आईडी प्रूफ, ठीक है। तो आप प्री का कॉल लेटर नहीं खोइएगा, नहीं भूलिएगा उस चीज को, उसको बढ़िया से रखिएगा क्योंकि वो मेंस में भी काम आने वाला है। तो ये एक इंफॉर्मेशन था आपके लिए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। थोड़ा सा एक चीज और था इसमें, वो कहां देखे थे,
हाँ यहाँ पर था, देखो यहाँ क्या दे रखा कि अ वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ वैकेंसी स्टेट कैटेगरी वाइज विल बी मेंटेन। यानी कि मान लो कि अगर आपका बिहार से 200 सीट है बिहार में, तो 200 सीट तो भर देगा, लेकिन उसके अलावा 100 बच्चों को वो वेटिंग लिस्ट में रखेगा। ठीक है, होता क्या है कि जैसे मान लो कि एसबीआई क्लर्क हो गया किसी बच्चे का और उसका एसबीआई पीओ भी निकल गया, तो ऑब्वियसली कि वो एसबीआई क्लर्क रिजाइन करके एसबीआई पीओ ज्वाइन करेगा, या कोई अदर्स एग्जाम निकल जाए जो तो बेटर देन एसबीआई क्लर्क हो, तो वहां जब जाएगा तो उसका सीट खाली रहेगा। तो उस सीट के लिए यहां पर क्या रखा है कि 50%, जितना जिस स्टेट का सीट है उसका 50% वो जगह आपके लिए बचा कर रखेगा। यानी कि मान लो कि 200 बच्चों का अगर सीट है तो 100 वो एक्स्ट्रा रखेगा अपने पास, 100 बच्चों को रिजर्व में रखेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। यानी कि मेंस में अगर आप बैठ रहे हैं तो आधे मन से बिल्कुल नहीं बैठना कि नहीं होगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और ये चीज को आगे कहता है कि शायद इसमें 3 महीने, हर 3 महीने पर वो, हाँ यहाँ पर लिखता है कि देखिए 3 महीने पर कहीं पे लिखा हुआ था, अभी पढ़ रहे थे तो, कि हर 3 महीने पर वो उसको एनालाइज करेगा और आपको बताएगा कि हाँ वेट लिस्ट आ गया है, वेटिंग लिस्ट आ गया है, इतना बच्चों का हुआ है, इतने बच्चे का नहीं हुआ है। तो ये सारा कुछ आपको बताता चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो आज का इंफॉर्मेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और बाकी चीजों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलिए धन्यवाद बाबू।